नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। तो चलिए शुरुआत करते हैं सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन की। और मेरे साथ ही मौजूद हैं अवधेश। खबर के लिए रुक करेंगे जी अवधेश। बिल्कुल स्नेहा, तो शुरू करते हैं मॉर्निंग एडिशन सुनो यूपी का। और सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। जैश-ए मोहम्मद के आतंकी सैफुल्लाह के बारे में मदरसों से बड़ा खुलासा हुआ है। मुस्लिमों के साथ होने वाली क्रूरता के वीडियो को दिखाकर ये ब्रेन वॉश करता था और छात्रों को जिहाद के लिए उकसाता था आतंकी सैफुल्लाह। यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड के कई मदरसों में इसका आना जाना था। अपनी गतिविधियों के चलते गुजरात के मदरसे से भगाया गया था ये आतंकी और बाद में प्रतापगढ़ में उसका नाम लिखवाया गया और पढ़ाई उसने छोड़ दी। पड़ोसी देश में रहने वाले कौम के लोगों की मदद के लिए सैफुल्लाह कहता था, बच्चों को समझाता था मदरसों में। भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देखता था। नदीम और सैफुल्लाह कानपुर से गिरफ्तार हुए हैं। सैफुल्लाह ने 8 लोगों के नाम बताए हैं। यूपी के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, कश्मीर और गुजरात में सक्रियता की बात कबूल की है। कानपुर, फतेहपुर, प्रयागराज समेत तमाम कई जगहों पर युवाओं को तैयार किया और 5 साल से सोशल मीडिया के जरिए संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त था सैफुल्लाह। 2.5 साल पहले पाकिस्तानी आतंकी संगठनों के सोशल मीडिया ग्रुप से जुड़ा था। तो देखिए, भारत को गजवाए हिंद बता करके किस तरीके से ये पूरा काम चलता था। कानपुर से गिरफ्तार सैफुल्लाह की हम बात कर रहे हैं। यूपी के अलावा झारखंड, महाराष्ट्र, कश्मीर और गुजरात में भी सक्रिय था। देखिए, अब जैसे ही रिमांड के बाद लगातार पूछताछ हो रही है तो परतें खुलती जा रही हैं। अब प्रतापगढ़ में नाम की बात कर लें, पड़ोसी देश में कौम के लिए लोगों की मदद की बात कहता था सैफुल्लाह। तो हम आपको ये बता रहे हैं कि किस तरीके से अब सैफुल्लाह के जो पन्ने हैं, जो इतिहास है, वो खंगाला जा रहा है। तो उसका कनेक्शन कहां से है ये भी आपके सामने आ रहा है। यूपी के अलावा झारखंड और कई राज्यों से इसका कनेक्शन रहा है, क्योंकि इसकी धरपकड़ के बाद से ही तमाम नेशनल लेवल की एजेंसियों से भी बातचीत चल रही थी कि अगर इसके रिकॉर्ड को खंगाला जाएगा तो बाकी राज्यों की भी मदद लेनी पड़ेगी। छात्रों को जिहाद के लिए उकसाने के लिए भी जिम्मेदार बताया जा रहा है। और जैसे जैसे जांच चलती जा रही है, कई परतें खुलती जा रही हैं और एक एक जानकारी सामने आ रही है। और उनमें से कई बड़ी जानकारियां आज सामने आई हैं जो हम आपसे साझा कर रहे हैं कि सैफुल्लाह किस तरीके से सक्रिय था, उसकी जड़ें गहरी हो चुकी थी। ये मंसूबे जो थे उसके नापाक बहुत पुराने थे और उन्हें लगातार अंजाम देने के लिए किस तरीके से वो सक्रिय था, कहां सक्रिय था, किसकी मदद करता था, कहां से मदद लेता था, ये तमाम चीजें अब एक एक करके सामने आ रही हैं। गतिविधियों के लिए गुजरात के मदरसे से भगाया भी गया था। ये देखिए, आपको पूरे राज्यों से इसका ताना बाना झारखंड से लगाए गुजरात तक कैसे बुना हुआ था। इसके लिए नेशनल लेवल की एजेंसियों से भी मदद ली गई थी। यूपी से लगाए कहां इसने अपने जाल को फैला रखा था, कहां से इसे मदद मिलती थी और इसके मंसूबे क्या थे। चलिए, अभी ग्राउंड पर क्या क्या चीजें चल रही हैं ये भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का। विवेक, जिस तरीके से ये खुलासे हो रहे हैं वाकई चौंकाने वाले हैं। जहां पर ये हमने आपसे चर्चा की थी कि कई राज्यों से मदद ली जा रही है कि इसके तार कहां से जुड़े पता लगाया जाए, और कौन सी ऐसी जानकारी, चौंकाने वाली जानकारी सैफुल्लाह को लेकर आ रही है। देखिए स्नेहलता, 2 आतंकी पकड़े गए थे, नदीम और सैफुल्लाह, जिसमें नदीम जो था सबसे मुख्य आदमी था जो फोर्स तैयार कर रहा था, यानी फौज तैयार कर रहा था निचले स्तर पे। सैफुल्लाह उसमें से एक था, खास उसका आदमी जिसको टारगेट दिया गया था कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवाओं को जोड़ना है और ब्रेन वॉश करना है। एक तरह से जो मदरसे में वो रह के पढ़ता था, एक्टिविटीज़ करता था वहाँ पे, तो तमाम मदरसे में उसका आना जाना था। उत्तर प्रदेश के जो नेपाल बॉर्डर से सटे हुए हैं या जो कानपुर के मदरसे हैं, फतेहपुर के मदरसे हैं और बुंदेलखंड एरिया के जो मदरसे हैं वहाँ पर ज़्यादा आता जाता था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भी जाने की जानकारी मिली है, हालांकि उसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है, लेकिन वो तमाम मदरसों में जाता था, लोगों से मिलता जुलता था और कहता था कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, जो मुस्लिम कंट्रीज़ के लोग हैं, उन पर जुल्म हो रहे हैं, उत्पीड़न हो रहे हैं। एक तरह से युवाओं का, बच्चों का, जो वहाँ मदरसे में पढ़ते थे, छात्र पढ़ते हैं, उनका माइंड वॉश करता था और उनको इस तरह से रेडिकलाइज करके जिहादी गतिविधियों के लिए उनके अंदर एक भाव जगाता था कि वो जिहाद करें और लोगों को नुकसान पहुँचाएँ, एक विशेष कौम से, विशेष धर्म से नफरत करना शुरू कर दें। ये उसकी मानसिकता थी। उसने पूछताछ में बताया कि ऐसी बहुत सारी फौज उसने तैयार कर रखी थी, सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, गुजरात में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में,
यहाँ पर उसके संपर्कों के लोग तमाम ऐसे लोग हैं जिनसे वो लगातार सोशल मीडिया नेटवर्किंग के जरिए, चूंकि वो वर्चुअल आईडी बनाने में माहिर था, 19 साल का लड़का है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन इंटरनेट सेवी है, बहुत ज़्यादा जो टेक्निकल जानकारियां हैं उसको खूब हैं, अच्छी तरह से जानता है कि कैसे वर्चुअल आईडीज़ बनाई जाती हैं, कैसे सोशल मीडिया में हैंडलिंग होती है, ये सब उसको मालूम था और इसके जरिए वो तमाम लोगों से संपर्क था। उसने 8 बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताए हैं एटीएस को, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि वो उसके 8 हाथ पैर और आँख नाक और कान थे, वो अब एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। यानी जिस तरह से उसने माइंड वॉश किया, ब्रेन वॉश करना शुरू किया, कुछ टारगेट्स तय किए थे, उसी तरह से वो 8 आदमी भी सैफुल्ला की तरह ही काम कर रहे हैं। और ये सब मोहम्मद नदीम, यानी एक तरह से माना जाए तो लीडर मोहम्मद नदीम था, लेकिन उसके अंडर में ये सब काम कर रहे थे। जिस तरह से नदीम पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के लिए काम कर रहा था, उसी तरह से सैफुल्ला और तो उसके 8 और साथी जो जिनके नाम बताए गए हैं एटीएस को, जिनकी छानबीन चल रही है, दबिश दी जा रही है उनकी तलाश में, वो नदीम के लिए काम करते थे। ये पूरी चेन खोलने की कोशिश कर रही है एटीएस, इसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रही है कि इन लोगों को बड़ा खुलासा है विवेक। देखिए 19 साल का लड़का इतने सारे राज्यों में ना सिर्फ अपने नेटवर्क बना रहा है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना रहा है, किस तरीके से संवाद स्थापित कर रहा है, ये चिंताजनक है। इस पर और क्या क्या अपडेट आएगी इसके लिए हम आपका रुख करते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे संत कबीर नगर से आई खबर की। डबल मर्डर से सनसनी है, पिता और बेटी की गला रेत करके हत्या की गई है। अब वारदात के कारण क्या रहे हैं इसका अभी खुलासा नहीं हो पाया है। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक टीम पहुंची है, घटनास्थल पर शवों को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। ये पूरा मामला है शहर कोतवाली के इमली डीहा गांव का, जहां डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। पिता और बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई है, गला काट करके उनकी हत्या की गई है। और जब सुबह लोगों को पता चला तो हड़कंप मच गया पूरे इलाके में। हमारे सहयोगी पंकज इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। पंकज, क्या रिकॉर्ड है इस परिवार के बारे में, क्या जानकारी है और पुलिस महकमा क्या कह रहा है? जी, इसलिए आपको मैं बता दूं कि संत कबीर नगर के इमलीडीहा गांव है, जहां पे पिता और पुत्र की डबल मर्डर हो जाती है, गला रेत कर हत्या जाती है। वो गणेशपुर, जिनका नाम गणेश चौहान है, उनके पिता का नाम जंगली है, जो लगभग 65 वर्ष है, और पुत्र का नाम है धर्मवीर, जो ये गांव के सिवान में अपने खेत में मोटर लगाकर पानी चला रहे थे। रात में दोनों वहीं पर सो गए। रात में पिता पुत्र की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दिया गया है। पूरे क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है। मौके पे पुलिस अधीक्षक सोनम कुमार, अपर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह, सीओ समेत फॉरेंसिक टीम पहुंचकर जांच कर रही है कि हत्या का वजह क्या है। जब मैंने एसपी सोनम कुमार से बात किया तो उन्होंने कहा कि जांच इसमें किया जा रहा है, संदिग्ध मामला है। बिल्कुल, और जांच के बाद सारी तस्वीर साफ हो जाएगी। नजरें बनाए रखिएगा पंकज। फिलहाल आपका धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। और सपा विधायक आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान पर 2 और नए मुकदमे दर्ज हुए हैं। आजम पर अब तक कुल 91 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। मुकदमे के गवाह को धमकाने और अदालत में बयान न देने का दबाव बनाने का आरोप आजम खान पर लगा है। आपको बता दें कि पिछले ही दिनों आजम खान जेल से छूटकर बाहर आए और अब फिर से उनके ऊपर 2 नए मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो आजम खान पर घर में घुसकर हमला करवाने का आरोप है, गवाहों पर दबाव बनाने और गवाही न देने के लिए धमकाने का आरोप है, और इसी को लेकर 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कुल मुकदमों की संख्या जो है वो 91 हो गई है। तो वहीं आजम खान पर 2 मुकदमे दर्ज हुए तो विधायक अब्दुल्ला आजम रामपुर एसपी अशोक कुमार शुक्ला से मिलने पहुंचे। मीडिया से मुखातिब होते हुए अब्दुल्ला आजम ने कहा कि मेरे पूरे परिवार को मिटाने की साजिश चल रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सत्ता के दबाव में ये सब हो रहा है। ऐसे तो मुकाबला नहीं कर सकते सियासी, जिन्होंने 3 साल पहले हरकतें की थी और चुनावों में उनका जवाब लोगों ने उन्हें दिया। क्या लग रहा है? कप्तान साहब से मुलाकात हुई, क्या कहा कप्तान साहब ने? उन्होंने कहा है कि जांच कराएंगे हम इसकी, उम्मीद ही कर सकते हैं। अब्दुल्ला भाई, सत्ता के दबाव में काम तो नहीं हो रहा है? अभी भी आपको इसमें कोई शक है? अभी भी कोई शक है आपको इसमें? एक अधिकारी हैं इस मंडल में, उन्हें बस एक परिवार की बहुत चिंता है। तो आजम खान पर गवाह को धमकाने का आरोप लगा है। इसके बाद उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस ने गवाह को सुरक्षा दे दी है।
पीड़ित का कहना है कि उनके घर में घुस करके उन्हें धमकी दी गई, उन्हें गाली दी गई। वहीं एसपी का ये कहना है कि मामले की जांच चल रही है और पीड़ित को सुरक्षा दे दी गई है और गवाही चल रही है। और कुछ लोग जो थे वो मेरे घर में आए थे और जिसमें ये हैं इरशाद महमूद और अब्दुल्ला परवेज शमसी आदि लोग, इन्होंने घर में घुस के मुझे जान से मारने की धमकी दी और मेरी बीवी गंदी गंदी गालियाँ भी दी। और मैं जब वहाँ से अदालत से अपनी गवाही करके आया तो मैंने FIR के लिए तहरीर थाने में दी है। आजम खान जी हमारे सदर विधायक हैं, उनके खिलाफ कई मुकदमे कायम है जिनकी गवाही लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में चल रही है। तो कल 2 गवाह उनके यहाँ परीक्षित हुए थे, शिकायत वो भी कर रहे थे आकर के, लेकिन उन्होंने अपना जो गवाही दिया उसको दिया। आज 3 गवाहों की होनी थी, एक आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया है। 2 आए थे तो वो सीधे कोतवाली गए। चलिए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड का, रामपुर चलते हैं। उबैदुर रहमान हमारे सहयोगी जुड़े हैं और उनसे जानकारी लेंगे कि आखिरकार अब्दुल्ला आजम किस तरीके से अपना बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ प्रशासन का क्या कहना है। 2 FIR किन किन मुद्दों को लेकर, पॉइंट्स को लेकर के दर्ज की गई है, इसकी डिटेल समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ लखनऊ तक इसका इम्पैक्ट है वो भी हम समझेंगे क्योंकि हमारे सहयोगी अनुभव शुक्ला भी मौजूद है। अब्दुल्ला या फिर आजम से जुड़ी जितनी भी राजनीतिक या राजनीतिक हलचल है उनका असर लखनऊ पर भी दिखाई देता है। अब्दुल्ला आजम को लेकर के जिस तरीके से उनका बयान सामने आया उबैदुर, और जो प्रशासन का कहना है उसे लेकर के क्या समझ में आ रहा है, दोनों FIR के बिंदु क्या हैं? देखिए स्नेहलता, मैं बता दूं जो रामपुर में मुकदमे चल रहे हैं, तमाम मुकदमों पे आजम खान जमानत पर थे और उनकी क्योंकि तबीयत ख़राब थी, हाल ही में वो लखनऊ से डिस्चार्ज होकर आए हैं और कमज़ोर हो गए हैं। लेकिन जो सुनवाइयाँ चल रही हैं उसमें अब पुलिस का ये कहना है कि नन्हे और अबरार हुसैन, 2 मुकदमों के जो वादी हैं, गवाह हैं, उनका ये कहना है कि आजम खान के लोगों ने और आजम खान ने उनको धमकाने के लिए, उनको डराने के लिए कि वो अदालत ना पहुँचें, दबाव बनाया और उन पर हमला किया। ये शिकायत मिलने के बाद 2 अलग अलग थानों में, रामपुर के गंज और रामपुर कोतवाली, 2 थानों में कल 2 मुकदमे दर्ज हुए। लेकिन इसको लेकर के पूरी समाजवादी पार्टी जो है अब वो आजम खान के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही है। और जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आज लखनऊ से लेकर के और तमाम उत्तर प्रदेश में जो यूनिटें हैं समाजवादी पार्टी के या विधायक हैं वो मीटिंगें कर रहे हैं। आज अब्दुल्ला आजम ने भी एक मीटिंग बुलाई है और उसके अलावा एक प्रतिनिधिमंडल आज समाजवादी पार्टी का लखनऊ में मिल सकता है सरकार के आला अधिकारियों से, या हो सकता है कि मुख्यमंत्री से समाजवादी पार्टी के नेता मुलाकात करें और ये शिकायत करें कि आजम खान, क्योंकि पार्टी ने भी कल फ़ौरन जैसी जानकारी मिली तो समाजवादी पार्टी ने इसके खंडन किया और कहा कि ये दोनों मुकदमे वापस होने चाहिए। आजम खान बीमार चल रहे हैं, ऐसे में हो ही नहीं सकता वो किसी गवाह को धमकाएं या डराएं। तो इस बार जो आजम खान के साथ में समाजवादी पार्टी है वो इस पर खड़ी हो गई है और आज बड़े घटनाक्रम हो सकते हैं, बड़ी मीटिंगें हो सकती हैं। जगह जगह जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि आजम खान के समर्थन में लामबंद हो रहे हैं पार्टी के नेता। और बिल्कुल उबैदुर रहमान, आप नजरें बनाए रखिएगा, अपडेट्स आप लेते रहेंगे। लखनऊ से अनुभव हमारे साथ जुड़ गए। अनुभव, जो बात अब्दुल्ला आजम ने कही है, कई महत्वपूर्ण चीज़ें, एक तो ये उन्होंने कहा कि सरकार के दबाव में, दूसरा उन्होंने कहा कि मेरे परिवार को मिटाने की कोशिश चल रही है, और एक अधिकारी को लेकर कहा कि एक अधिकारी हैं जिनको केवल एक परिवार की चिंता रहती है। मामला सियासी होने जा रहा है क्या बहुत ज़्यादा, जैसा कि उबैदुर रहमान भी इशारा कर रहे हैं कि रामपुर से लेकर लखनऊ तक कुछ बड़ा हो सकता है आज? देखिए, ये तो तब से बात कही जा रही है जब से 2017 में सरकार बदली थी। एक के बाद एक 89 मुकदमे तो पहले दर्ज हुए थे, 2 मुकदमे और दर्ज हो गए। कुल 91 मुकदमे जो है वो आजम खां पर दर्ज हो चुके हैं। हालांकि 89 मुकदमों में उनको जमानत मिली धीरे धीरे और फिर वो रिहा हुए, 27 महीने बाद जेल से रिहा हुए। और बार बार क्या आरोप लगते रहे समाजवादी पार्टी पर कि उन्होंने आजम खां की बात को सही ढंग से नहीं रखा, आजम खां की बात को सही ढंग से नहीं रखा। उनका जो उत्पीड़न हुआ उसको लेकर समाजवादी पार्टी ने सही तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया। और कौन उठाता था? शिवपाल यादव खुद उठाते थे। तो अभी 2 मुकदमे जो दर्ज हुए उसको लेकर ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा प्रोटेस्ट समाजवादी पार्टी करने जा रही है या कोई बहुत, हम कहें तो पार्टी एकदम से सरकार को घेरने जा रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि लोकल स्तर पर वहाँ रामपुर में चूंकि अब्दुल्ला आजम भी विधायक हैं, आजम खां भी विधायक हैं, तो ऐसे में उनके समर्थक भी होंगे, वो ज़रूर जा सकते हैं, मिल सकते हैं। पर इस तरह की पार्टी की कोई रणनीति फिलहाल कहीं पर नहीं है। और अब
इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। देखिए, जब कोई मुकदमा दर्ज होता है उसकी एक पोषणता होती है, यानी मुकदमे में किस तरीके से क्या कानूनी पहलू है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। अगर किसी पर कोई केस दर्ज हुआ, ऐसा नहीं है कि कल केस दर्ज हुआ आज केस वापस हो जाएगा, उसके लिए पूरा एक तरीके से हम कहें तो किस तरह से क्या मुकदमा है, क्या धाराएं लगी हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर कोई गवाह जाकर कंप्लेन कर रहा है कि उसको धमकाया जा रहा है, मारने की धमकी दी जा रही है, तो अपने आप में ये एक बड़ा अपराध है। और शायद इसीलिए ये दोनों केस दर्ज किए हैं। वहाँ पर जो अधिकारी हैं उन्होंने सुरक्षा भी मुहैया कराई है। अब्दुल्ला आजम ने जो बात कही, बार बार उनके परिवार की तरफ से, समाजवादी पार्टी की तरफ से, अखिलेश यादव की तरफ से यही बात कही जाती रही कि कुछ अफसर सत्ता के इशारे पर जानबूझकर उत्पीड़न कर रहे हैं। पर जब उनको जमानत मिल गई, वो जेल से रिहा हो गए, उसके बाद भी तमाम सारी बिल्कुल। बातें। अब देखिए, इस FIR किस बाबत दर्ज की गई है ये जानना इसलिए भी जरूरी था, क्योंकि देखिए जिस तरीके के मामले दर्ज रहे हैं आजम खान पे, उनमें बकरी चोरी, किताब चोरी जैसे भी मामले रहे हैं, लेकिन इस बार गवाह को धमकाने जैसा मामला कितना आगे जाएगा, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, ये देखना होगा। शुक्रिया उबैदुर, शुक्रिया अनुभव तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आगरा से आई खबर की, जहां भाजपा नेता पर पुलिसकर्मी से अभद्रता का एक वीडियो वायरल बताया जा रहा है। आरोपी नेता का नाम मनीष साहू है। वीडियो में आप देखेंगे कि उसने न सिर्फ नेता ने सिर्फ बदसलूकी के बल्कि पुलिस वालों को गाली भी दी। हाथ मत लगाइए, हाथ मत लगा दिए, हाथ मत लगा दिए, हाथ मत लगा दिए। कुछ कह रहा है कि तुमसे बात करो, जो बात कर रहे हो पता नहीं है। तो देखिए, पुलिस अपना काम कर रही थी, लेकिन उंगली उठाते हुए ये लोग नजर आ रहे हैं। ये जो आरोपी हैं, जो आपको टी-शर्ट, नीली टी-शर्ट में दिखाई दे रहे हैं, जो पुलिस को उंगली दिखा करके हाथ नहीं लगाने की बात कह रहे हैं, ये अपने आप को महानगर संगठन का पदाधिकारी बता रहे हैं। दरोगा के सामने युवक की पिटाई भी कर दी। वीडियो बना रहा था क्योंकि ये युवक बात करो, जो बात कर रहे हो पता नहीं है। और चलिए अब बात करते हैं किसानों के धरने की, जो लखीमपुर में होने वाला है। आज से किसान लखीमपुर में डेरा डालकर 75 घंटों का धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। किसान संगठन एक बड़े आंदोलन की तैयारी में है। लखीमपुर में आज से 21 अगस्त तक होने वाले प्रदर्शन में किसान नेता राकेश टिकैत, दर्शन पाल, जोगेंद्र ग्राहा, योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर जैसे बड़े चेहरे शामिल होंगे। और इस धरना प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पंजाब, हरियाणा के अलग अलग हिस्सों से हजारों किसान पहुंच रहे हैं। तो देखिए क्या हलचल है, किस तरीके की तस्वीरें हैं, ये देखने समझने के लिए हम रुक करते हैं सीधा लखीमपुर से हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी का, और जानकारी उनके पास है। तस्वीरें भी काफी दिखाई दे रही हैं, हलचल दिखाई दे रही है। विवेक, इसमें लता हलचल उसी तरह की है जैसे आज से करीब साल भर पहले देखा होगा आपने, और दुनिया के दर्शकों ने, तमाम लोगों ने देखा। लखीमपुर कांड जब हुआ था तब किसानों ने यहाँ पर आंदोलन शुरू किया था, और प्रमुख मांग जो थी वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को बर्खास्त करने की मांग थी। उसके बाद MSP को लेकर उनकी मांग थी, तमाम किसानों की समस्याओं को लेकर मांग थी। इतना समय बीतने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकला, तो आज फिर से यहाँ किसान इकट्ठा हुए हैं, और कल शाम से ही आना जाना सिलसिला चालू है। दिल्ली से आए हैं, पंजाब से आए हैं, हरियाणा से आए हैं, जो दक्षिण भारतीय राज्य हैं वहाँ से भी आए हैं, महाराष्ट्र से किसान आए हैं, गुजरात से आए हैं। और पूरा ये आपको पंडाल दिखा दें, जो ये राजापुर गल्ला मंडी है लखीमपुर खीरी की, यहाँ पर पंडाल सजा हुआ है, और बाकायदा यहाँ पर जितने लोग हैं, यानी अलग अलग प्रदेशों से, अलग अलग जनपदों से यूपी के आए हैं, वो सब इकट्ठा हैं धरना प्रदर्शन के लिए। और पूरा जो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं वो लखीमपुर खीरी के जो भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष हैं दिलबाग सिंह सिंधु, वो हमारे साथ हैं यहाँ पर। उनसे बात करते हैं। सिंधु जी, क्या आगे का क्या कार्यक्रम है? आज आप लोग इकट्ठा हुए हो, तो ये पूरा 3 दिन का कार्यक्रम है, कैसे क्या होगा? प्रोग्राम 18, 19, 20, 21 तक है। 4 दिन का प्रोग्राम, 75 घंटे का धरना है। मुख्य मांगे हमारी हैं टेनी महाराज को बर्खास्त करने की, और दूसरी है अपने किसान जो जेलों में बंद हैं उनकी रिहाई के लिए है। यही मुख्य मांगे हमारी 2 हैं। बाकी किसानों की और समस्या लोकल की बहुत सी हैं, गन्ने को लेके पेमेंट है और इसकी समस्या भी रहेगी इसमें। पंजाब से आए हैं बाबू जी, आपका क्या नाम है? मैं अवतार सिंह मेलों, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पंजाब भारती किसान यूनियन लखोवाल। ਅਸੀਂ ਕੱਲ 12 ਵਜੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਸਾਂ 6 ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਸਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੇਲਵੇ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਬੱਸਾਂ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੈ।
ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਜੋ 4.5 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਮਿਸਰਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ 120 ਵੀ ਲੱਗੀ हुई ਆ, वो भी कतल की धारा, ਉਹਨੂੰ भी बिल्कुल विवेक, तो देखा जा सकता है कि पंजाब से आए तमाम किसान हैं और किसानों का जत्था है जो किस किस तरीके से वहां पहुंच रहा है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं वहां मौजूद तमाम लोग। नजर बना करके रखिएगा, पूरे दिन हलचल रहने वाली है, इस पर तस्वीरें दिखाएंगे। शुक्रिया विवेक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गाजीपुर से आई खबर की। ईडी की बड़ी कार्रवाई हुई है। देखिए, मुख्तार अंसारी के परिवार और उसके करीबियों के यहाँ छापेमारी की खबर है। 3 जगहों पर छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। विक्रम अग्रहरी खान बस सर्विस के मालिक गणेश दत्त मिश्रा, इनका नाम सामने आ रहा है जहां पर छापेमारी चल रही है। मोहम्मदाबाद में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। तो देखिए, 3 लोकेशन पर छापेमारी की खबर मिल रही है। गाजीपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, विक्रम अग्रहरी खान बस सर्विस के मालिक हैं गणेश दत्त, इनके यहां भी छापेमारी की खबर मिल रही है। मोहम्मदाबाद में भी छापेमारी की कार्रवाई चल रही है। 3 लोकेशन है जहां पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। सुनो यूपी मॉर्निंग एडिशन में फिलहाल इतना ही। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।